लेकिन परसीफून की तुझसे कुर्बत मुझे मौत के बाद भी सुकून नहीं लेने देगी। मैं मरने के बाद भी रकाबत की आग में चलता रहूंगा और मैंने इसके लिए बंदोबस्त कर लिया है। क्या बंदोबस्त? मैंने मुस्कुराते हुए सवाल किया। मैं जिंदगी में तुझसे इंतकाम नहीं ले सका, लेकिन मैंने अपने इल्म से सवाल किया कि क्या पूरी जिंदगी की कोशिश भी मुझे ऐसी कोई चीज नहीं दे सकती जिसके जरिए मैं अपने दुश्मन से इंतकाम ले सकूं? फिर तेरे इल्म ने तुझे क्या जवाब दिया? इसके लिए एक कड़ी शर्त मेरे सामने आई, लेकिन वो कड़ी शर्त ना थी बल्कि मेरे दिल की आवाज थी, मेरी आरजू थी। मैं जानना चाहता हूं फेरोना, मेरे इल्म में एक ऐसी कड़ी निकल आई जिसके जरिए मैं तुझसे इंतकाम ले सकता था, लेकिन इसके खराज के तौर पर मुझे अपनी जिंदगी भेंट चढ़ाना थी। वो कड़ी क्या थी? मैंने सवाल किया, लेकिन फिरौना ने मेरी बात पर तवज्जो न दी। उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट उभर रही थी। दिल तो चाह रहा है तुझे ना बताऊं और सारी जिंदगी तुझे इस अजियत में गुजारने दूं कि आखिर वो क्या इंतकाम है जो मैंने तुझसे लिया, लेकिन ये मैं तुझे बताऊंगा, क्योंकि जिंदगी देकर मैंने जो कुछ खरीदा है वो इतना कमजोर नहीं था जितना तू समझ रहा है। यानी जो कुछ मैं तेरे लिए कर जाऊंगा उसे तू रद्द नहीं कर सकेगा। तू खुद तजब्जुब का शिकार है फेरोना, तू खुद नहीं जानता कि तू क्या कह रहा है और क्या कहना चाहता है। मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तो सुन, तू अपने ही खून के हाथों मौत का शिकार होगा और तेरी बीवी परसीफून तेरे नुतफे से एक ऐसे बच्चे को जन्म देगी कि सारी बस्तियां तुझ पर हंसेंगी। फिर तहतुस्सरा में एक नए दौर का आगाज होगा और कुछ इसे कम न समझिए, तेरी तकदीर है और तू खुश न रह सकेगा। वो हशर होगा तेरा कि दुनिया तुझ पर अफसोस करेगी और उस वक्त है तेरी कोई कुव्वत तेरा साथ न दे सकेगी। उम्दा बात है, लेकिन तूने ये सोचा फिरौना कि अगर मैं उस शख्स को शिकस्त दे सकता हूं जो तेरे इल्म के सहारे जंग कर रहा था, तो क्या तेरी इस बद्दुआ को मैं नाकाम न बना सकूंगा? ये इतनी मजबूत है कि तू ऐसा ना कर सकेगा। फिरौना ने खुशी से कहका लगाते हुए कहा। गुस्सा होने की बजाय मुझे हंसी आ गई। खूब फिरौना, बहरहाल तू क्या जाने कि ये सब कुछ भी मेरे लिए एक दिलचस्प तजर्बे से ज्यादा ना होगा। मैंने आहिस्ता से कहा, लेकिन इस वक्त मैं चौंक पड़ा जब फिरौना ने अचानक खंजर निकालकर अपने पहलू में घोंप लिया। यह सब कुछ उसने इतनी बर्क रफ्तारी से किया था कि मैं उसे रोक भी ना सका। फिरौना की सारी रगें फूल गईं, चेहरा सुर्ख हो गया, लेकिन वो अजियत के आलम में भी कह के लगा रहा था, तू तो खुश नहीं रह सकेगा है कि तू वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा, लेकिन अब वो हिल नहीं रहा था और फिर इसी तरह हंसते हंसते उसने दम तोड़ दिया। मैं उसे संजीदा निगाहों से देख रहा था और मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही ख्याल था, वो ये कि फिरौना पागल हो गया था। वो परसीफून की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका था। फिरौना के साथ ही उसकी लाश देखकर अफसुर्दा हो गए थे। खुद मेरा दोस्त हाइपून भी अजीब सी कैफियत का शिकार था। यूं तो बेशुमार लोग मरते हैं, फना होते हैं, लेकिन वो जो खुद को किसी मकसद के तहत फना करे, हलाक करे, न भूलने वाली अफसोसनाक चीज होती है, हाइपून ने कहा। मैंने हाइपून को फिरौना की पेशगोई बताई, लेकिन हाइपून ने बड़ी संजीदगी से उसे सुना और मेरे हंसने के बावजूद वो न हंसा। क्यों हाइपून, क्या तुम इसकी बकवास से खौफजदा हो गए थे? बिलाखिर मैंने सवाल किया, खुद तेरा क्या ख्याल है कि हाइपून पराए लहजा में बोला, वो लोग जो कुछ करने के लिए जान की कुर्बानी देते हैं पागल नहीं होते। मेरे ख्याल में वो सिर्फ पागल था। क्यों? इसलिए कि वो परसीफून की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका था और उसे इस दीवान की मैं जान देती। मैंने जवाब दिया, नहीं है कि वो साहिब इल्म था और उसके साथ ही यही बताते हैं। तो आपके ख्याल में जो कुछ उसने कहा है वो होगा? मेरी दुआ है कि ना हो। ओह नहीं, ये दुआ न कर, मरने वाले की रूह को बेचैन न कर। मैं चाहता हूं कि फिरौना की ख्वाहिश पूरी हो और मैं इसे एक बार फिर नाकाम देखूं, इसी तरह जैसे मैदान जंग में वो इस शख्स की नाकामी देख रहा था जिसके ऊपर उसके इल्म का साया था और जिसकी तलवार बहुत वजनी हो गई थी, लेकिन मिलाकर मैंने उसे शिकस्त दी। ऐसा ही हुआ है कि ऐसा ही हो। हाइपून के चेहरे पर अब बशाशत नहीं पैदा हुई थी और वो बदस्तूर फिक्रमंद नजर आ रहा था। खैर हाइपून, ये तो बाद की बातें हैं, यानी वो जो अभी नहीं हुआ है और जिसे होने में अभी वक्त लगेगा, तो हम आने वाले वक्त के लिए फिक्रमंद न हो। अब तू ये बता कि फिरौना की लाश का क्या किया जाए? मैंने हाइपून के शाने पर हाथ रखते हुए कहा, इसके साथियों के साथ क्या सलूक किया जाएगा? हाइपून ने पूछा। हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। फिरौना की लाश इनके हवाले कर दी जाए और इनसे कहा जाए कि यहां से दूर निकल जाए, मैंने कहा और हाइपून ने गर्दन हिला दी। फिर उसने मेरे अहकामात फिरौना के साथियों तक पहुंचा दिए और मेरे अहकामात की तामील में तारुज़ की मजाल कैसे हो सकती थी। वो लोग चले गए और हम आगे बढ़ गए तो प्रोफेसर तहतुस्सरा की हुकूमत मुझे मिल गई और खूब इंतखाब किया था मेरे दोस्त सलानूस ने। यानी एक ऐसा किरदार मुझे दिया जिसके ऐश ही ऐश थे, लेकिन अगर सलानूस मुझे मिल जाता तो मैं उससे सवाल जरूर करता कि अगर है कि सिर्फ है कि होता तो क्या वो हशारा से जंग जीत सकता था? माजी खुद को दोहरा रहा था, लेकिन माजी का है कि हशारा से जंग किस तरह जीत सका?
और तहतुसरा की हुकूमत में ऐश ही ऐश थी। परसिफून की हसीन आगोश और उसकी मद भरी अदाएं और फिर हुकूमत के दूसरे ऐशो आराम कभी अपने तौर पर सोचता प्रोफेसर तो हंसी आती, लेकिन हकीकी हैसियत से ये सब कुछ बहुत दिलकश था और मैं इससे खुश था। अब मैंने निज़ाम हुकूमत बआसानी संभाल लिया था, कोई दिक्कत बाकी नहीं रही थी मेरे लिए और मैं ऐश कर रहा था। फिर होना मेरे जहन से निकल गया था, लेकिन एक दिन तन्हाई में जब परसिफून मेरी आगोश में थी, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। हम अपने महल के एक सरसब्ज गोशे में दादे ऐश दे रहे थे। नजदीकी पानी का साज बज रहा था तो परसिफून ने मेरे सीने में मुंह छुपाते हुए जरा बदले हुए अंदाज में मुझे आवाज दी है कि क्या बात है परसी। मैंने उसके सुनहरे बालों को उसके चेहरे से हटाकर गौर से देखा। एक बात कहूं? परसी के होठों पर एक अजनबी सी मुस्कुराहट फैल गई। कहो, क्या तुम अपनी अजीम शान हुकूमत के लिए एक हुक्मरान के ख्वाहिशमंद नहीं हो? क्या चाहते हो? वही जो तुम। मैंने जवाब दिया। न जाने क्यों मैं उसकी गुफ्तगू में दिलचस्पी ले रहा था। यानी तुम क्या चाहती हो? एक बच्चा, एक खूबसूरत सा बच्चा यहाँ हमारे दरमियान लेट कर अंगूठा चूसेगा और फिर जो हमारे दरमियान खेलता होगा और फिर जो हमारे दरमियान एक खूबसूरत है नाकाबिले तस्खीर नौजवान की हैसियत से खड़ा होगा। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन है कि हम अभी तक उससे महरूम क्यों हैं? मैं चौंक पड़ा। मुझे अचानक ख्याल आया मैं हकीकी हैसियत से न जाने क्या बन गया था, लेकिन अपनी असल हैसियत में तो मैं परसिफून की ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं कर सकता था। मेरा ख्याल है परसी, हम ज्यादा दिनों तक महरूम नहीं रहेंगे। वाकई? परसिफून ने मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखा। हाँ, मैंने उसे खुद में जज्ब कर लिया और परसिफून गहरी गहरी सांसें लेने लगी। लेकिन तवील अरसा गुजर गया और परसिफून औलाद से महरूम रही। न जाने क्यों मैं भी परेशान रहने लगा था। हालांकि बाज़ औक़ात में अपनी इस परेशानी पर हंसने लगता था। भला मैं औलाद के लिए परेशान क्यों होता? मुझे क्या करना था औलाद का? लेकिन कमबख्त परसिफून अब शिद्दत से औलाद के जनून में मुब्तला हो गई थी और हर वक्त इसी बात का रोना रोती रहती थी। बाज़ औक़ात में इसे समझाता था, परसिफून आखिर तुम इस कदर परेशान क्यों रहती हो? मैं औलाद चाहती हूँ जो वक्त से पहले तुम्हें नहीं मिल सकती। वक्त कब आएगा? क्या इससे पहले तुम्हारे दूसरे लोग ये बात जानते रहे? नहीं, लेकिन हर वक्त औलाद की रट मत लगाया कर। इस वक्त मुझे गुस्सा आ गया और परसिफून चौंक कर मुझे देखने लगी। तो क्या तुम्हें औलाद की ख्वाहिश नहीं है? क्या लेकिन तुम्हारी तरह पागल नहीं हूं। लेकिन है कि बेटा तो तुम्हारे बाप के यहाँ भी नहीं था, उसने दूसरे का सहारा लिया। औलाद तो थी लेकिन हमारे यहाँ। अपनी फिक्र करो, औलाद की रट मत लगाए रखा करो। लेकिन मुझे औलाद चाहिए। जाओ मेरे सामने से हट जाओ और अब अपना ज़हन साफ करके मेरे नज़दीक आना। मैं अब तुम्हारे मुंह से औलाद का लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता। मैंने कहा और परसिफून उठ गई। फिर वो खामोशी से मेरे कमरे से निकल गई और परसिफून से शादी के बाद मैंने पहली तन्हाई इससे दूर गुजारी। इस हिसाब से आराम के औकात में कभी उससे दूरी नहीं हुई थी, लेकिन ये तन्हाई उसके बगैर थी। फिर जब मैं बेकल होने लगा तो उसकी तलाश में निकल पड़ा। मैंने सोचा था कि अपनी आराम गाह में होगी, लेकिन जब मैं उसकी आराम गाह में पहुंचा तो वो कहीं से आ रही थी। उससे कबल वो कहाँ थी? और इस सवाल का जवाब मुझे कुछ वक्फे के बाद मिल गया। तवील अरसा नहीं गुजरा था और प्रोफेसर इस बार जो कुछ हो रहा था वो सब गैर मुतवक्का था। मेरे लिए एक मुश्किल लम्हा था। तहतुसरा में मेरा एक खादिम खास कोजाल था, एक बदशक्ल देव खामद जो गूंगा था और बोल नहीं सकता था, लेकिन उसका आजू अजू बोलता था। ऐसे खूबसूरत बदन का मालिक जो तमाम तर मर्दाना खसूसियात से सजा हुआ था। और मैंने परसिफून को कोजाल के खमराए एक ऐशिंगाह से बाहर आते देखा था। तवील वक्फे तक मैंने सोचा और फिर परसिफून से गुफ्तगू करने का फैसला कर लिया। परसी का चेहरा अब शगुफ्ता नजर आता था। तुम बहुत खुश हो परसिफून? हाँ। इसकी वजह जान सकता हूँ? नहीं, उसने जवाब दिया। क्या मतलब? जो कुछ मैंने कहा मेरा मतलब इससे मुख्तलिफ नहीं है। परसिफून का लहजा खुश्क था। मैं चौंक कर उसे देखने लगा। लेकिन तुम मेरी बीवी हो परसिफून। हाँ, लेकिन तुम मेरी ख्वाहिशात पूरी करने में नाकाम रहे हो। कौन सी ख्वाहिशात? मैं अभी तक औलाद से महरूम हूँ। औलाद के हसूल के लिए तुमने दूसरे रास्ते इख्तियार किए हैं। हाँ, अपने हक के मुताबिक, उसने बेखौफी से जवाब दिया। तब मैंने उस हक का जायजा लिया और प्रोफेसर मुझे ये बात मालूम हुई कि वाकई वो हकदार है। इस ज़मीन के असूल मुख्तलिफ थे और भला मैं इन असूलों से किस तरह इन्हिराफ कर सकता था। एक लम्हे के लिए मेरे अंदर दिलचस्पी जागी। बहरहाल ये एक तजर्बा था, लेकिन जिस हैसियत से मुझे ये तजर्बा हुआ था वह हैसियत इस बात को कबूल नहीं कर रही थी। परसिफून अपने मामूलात में मशगूल थी। मैं हुकूमत के दूसरे काम देख रहा था, लेकिन ज़हनी तौर पर मैं उलझा हुआ था। मेरा मशीर हाईपून गहरी निगाहों से मुझे देखता था, लेकिन अभी तक मैंने अपना मसला उसके सामने पेश नहीं किया था। बिलाखिर एक दिन उसने मुझसे सवाल ही कर डाला। एक खादिम की हैसियत से मेरे हकूक महदूद हैं, लेकिन तुमने हमेशा मुझे दोस्त की हैसियत दी है और उसी हैसियत से मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो हाईपून। इन दिनों तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। हाँ हाईपून, मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा। हाईपून को इसकी वजह नहीं बताओगे? वजह? मैंने उसे गौर से देखा।
फिर मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ हाइपून, मेरा ख्याल है मैं तुम्हें इस राज में शरीक कर लूं। हाइपून तुम्हारा खादिम ही नहीं दोस्त भी है, और दोस्त होने की हैसियत से वो तुम्हारे राज का अमीन है। मुझे भरोसा है, मैंने जवाब दिया। तो बताओ क्या राज है? परसिफून गलत रास्तों पर निकल गई है। परसिफून? हाइपून ने हैरत से पूछा। हाँ, तुम्हारी बीवी? उसे यकीन नहीं आ रहा था। तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही है? इसलिए कि तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो। करते थे, अब नहीं करते। क्यों? परसिफून बदल गई है। इसकी वजह औलाद। ओ, तुम में से कौन औलाद का ज्यादा ख्वाहिशमंद है? वो। लेकिन है कि क्या तुम दोनों में कोई औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है? हाइपून ने झिझकते हुए पूछा। मैं नहीं जानता। परसिफून ने कोई कदम उठाया है? हाँ। क्या? हाइपून ने पूछा। कोजाल उसका गूंगा खातिम, उसकी तवज्जा का मरकज है। तुझे यकीन है? हाँ, मैंने संजीदगी से जवाब दिया और हाइपून गहरी सोच में गुम हो गया। फिर उसने तवील सांस लेकर कहा, बिलाशुबा ये सूरत हाल मेरे लिए तकलीफ दे होगी, लेकिन परसिफून अपनी मर्जी से ऐसे इकदामात कर सकती है। उसे इसका हक हासिल है, यह अनोखा हक है। हाँ, ये इस सरजमीन की रीत है, और अगर तुम्हारे यहाँ कोई औलाद पैदा हो जाती तो बिलाशुबा वो इस सल्तनत की मालिक होगी, क्योंकि सल्तनत तुम्हें परसिफून के खानदान से मिली है और तुम खुद एक चगाहे के बेटे हो। लेकिन हाइपून, मेरे लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है। यकीनन होगा। मैं क्या करूं? हाइपून करेगा, लेकिन तुम एक और काम जरूर करो। परसिफून को एहसास दिलाओ कि खुद तुम्हें उसकी ज्यादा परवाह नहीं है, और महल की कनीजों के साथ दादे ऐश तुम। क्या मुझे इसका हक हासिल है? तुम्हें तो इसका भी हक हासिल है कि परसिफून को कत्ल कर दो। ओह, मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई। मेरा यह मशीर खूब था और उसने जो कुछ मुझे बताया था वो भी उम्दा था। हाइपून रुखसत हो गया और मैंने अपने तौर पर अपनी ज़हनी कैफियत का जायजा लिया। मैं इन मामलात से ज्यादा मुतासिर तो नहीं था। हाँ, है कि हैसियत से इस बात का रंज जरूर था कि मेरी बीवी ने मुझसे बेवफाई की, लेकिन अंदरूनी तौर पर मैं है कि नहीं था। मैंने एक बात जहन नशीन कर ली, यानी ऐसे वाक़यात जो मेरे जहन के लिए नाकाबिले कबूल हों, मुझे अपनी असल हैसियत से कबूल करना चाहिए। इस तरह मैं ज़हनी उलझन से महफूज रह सकूंगा और इस तरह तहतुसरा के माजी की इन दास्तानों से खुद को निकाल सकूंगा। और जब मैंने आवाज़ दी, खुद को महसूस किया कि सारी कहानी एक मजाक है, दिलचस्प मजाक, ख्वाब की मानद, या इस तरह जैसे मैं सिर्फ एक देखने वाला हूं और खुद मेरा इस दास्तान से कोई ताल्लुक ना हो। लेकिन मेरा दोस्त हाइपून सिर्फ तमाशा ही न रह सका। महल में ऊंची नीची सरगोशियों से मैंने मालूम किया कि कोजाल की लाश उसके कमरे में मिली है और उसकी गर्दन उसके शानों से बहुत दूर पाई गई है। मैं लाश देखने की जरूरत महसूस नहीं की, ना ही ये मालूम किया कि इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाया गया। हाँ, परसिफून की कैफियत के बारे में मालूम करना मेरे लिए ज्यादा दिलकश था और तन्हाई के लम्हात में मेरे पास आ गई, लेकिन उसकी आंखों की चमक में, उसके गालों की शफक में कोई तब्दीली नहीं थी। उसने मखसूस अंदाज में मेरी गर्दन में बाहें डाल दी थी और मैंने भी किसी तगय्युर का इजहार नहीं किया। लेकिन वो खुद ही हंसती हुई बोली, बेचारा कोजाल भी खूब मारा गया, लेकिन क्या बुरा हुआ? इसकी हैसियत इससे ज्यादा क्या थी कि वो सिर्फ एक गुलाम था। लेकिन तुम्हें यह जानकर शायद मुसर्रत हो कि मैं खुद उसकी मौत की ख्वाहिशमंद थी और इस बारे में सोच रही थी कि किसी तरह उसे रास्ते से हटाऊं। परसिफून ने कहा और मैं चौंक पड़ा। क्यों? मैंने उससे सवाल किया। वो तो तुम्हारा मंजूर नजर था। नहीं मेरी रूह, प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ, खूब, अब भी और हमेशा। दिलचस्प महबूबा हो। यह बात नहीं, दरअसल तुम गलत फहमी के शिकार हुए थे। क्यों? वो मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी जरूरत था। जरूरत? हाँ, मैं चाहती थी कि हुकूमत मेरे खानदान ही में रहे और यही ख्वाहिश मेरे बाप एपिटस की थी। तो फिर मैंने कोजाल से अपनी जरूरत पूरी कर ली। और जब गुलामों से कोई ऐसी जरूरत पूरी की जाए जो उनकी हैसियत से बढ़कर हो, तो फिर इनकी जिंदगी मुनासिब नहीं होती, क्योंकि वो इस काबिल नहीं होते कि इन पर एतबार किया जाए, और नाकाबिले एतबार लोगों का मर जाना ही बेहतर होता है। परसिफून ने कहा। क्या कहना चाहती हो परसिफून? कोई खास बात नहीं है कि सिर्फ ये कि इससे मैं जो चाहती थी वो पूरा हो गया और मैं बहुत खुश हूं। यानी कि अब मेरे बदन में इस रियासत का हुक्मरान मौजूद है। ओह, मेरा खून खौल उठा। लेकिन वो हुक्मरान कोजाल का बेटा या बेटी होगी? मैंने तैश के आलम में कहा। नहीं, कोजाल का नहीं, परसिफून की बेटी या बेटा होगा। लेकिन मेरा इससे क्या ताल्लुक होगा? तुम उसके बाप होगे। क्यों? इसलिए कि आकाओं को गुलामों से हर जरूरत पूरी करने का हक हासिल है। लेकिन क्या गुलामों की मजाल कि वो किसी चीज पर अपना दावा कर सके? लेकिन परसिफून, मैं तो इसे अपनी औलाद तस्लीम नहीं करूंगा। इस तरह तुम तहतुसरा से बगावत करोगे? परसिफून ने नहायत सुकून से कहा। तहतुसरा के कवानीन से बगावत? मैंने गुर्राते हुए लहजे में कहा। हाँ, क्यों? इसलिए कि तुम इस कानून के अमीन हो, तुम तहतुसरा के शाह हो। ऐसी सूरत में लाजिम है तुम पर कि तुम इन कवानीन की पाबंदी करो। ओह, मेरा खून खोल रहा था, मेरे बदन से चिंगारियां फूटने लगी, लेकिन दफातन में संभल गया। मैंने अपने आप को महसूस किया और इस तरह अपनी इस कैफियत पर काबू पा लिया जो मुझे बरअंगेख्ता कर रही थी।
चुनाचे मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। हाँ, तुमने ठीक तो याद दिलाया परसिफून, तैतुसरा के कवानीन से बगावत। बिलाशुबा हम में से हर एक इस बात का मुख्तार है कि जिस तरह चाहे जिंदगी गुजारे। यकीनन, परसिफून ने जवाब दिया। वो नहायत दिलकश अंदाज में मुस्कुरा रही थी। फिर वो मेरे सीने से चिमट गई। मैंने भी उससे तारुज नहीं किया था। जाहिर है अब मैं जिस हैसियत में था वो मुख्तलिफ थी। मुझे अब वो एहसास न रहा था जो कुछ देर कबल था। चुनाचा मैंने परसिफून के इन जज्बात की पजीराई की जिनकी तकमील वो उस वक्त मुझसे चाहती थी, और परसिफून मुतमईन होकर मेरे नजदीक से उठ गई। लेकिन उसके बाद मैंने जो कुछ सोचा था और हाइपून ने मुझे जो मशवरा दिया था, मैंने उस पर अमल किया। महल की हसीन तरीन कनीजें मेरी खलवत में आने लगी और मैंने महसूस किया कि चंद ही दिनों के बाद परसिफून के चेहरे का रंग उड़ने लगा है। उसके होंठों पर वो मुस्कुराहट बाकी न रही जो कभी उसके हुस्न का खासा थी। गोया वो इन हालात का शिकार थी जिनका कुछ वक्त पहले मैं था, और मुझे सूरत हाल से काफी मुसर्रत महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं देख रहा था कि परसिफून का पेट चढ़ता जा रहा है। गोया कोजाल इसमें मौजूद था और ये तसव्वुर मुझे परसिफून के उतरे हुए चेहरे से पूरी तरह लुत्फ अंदोज होने का मौका देता था। भला मुझे अब इस बात की क्या परवाह हो सकती थी। मैंने जो कुछ किया था उसकी निशानियां उसके सारे वजूद से आया थी, और मैं जो कुछ कर रहा था उसे मैं छुपाना नहीं चाहता था। चुनाचे कनीजें आती रहीं जाती रहीं। इनमें से चंद तो ऐसी थी जो मुझे बेहद पसंद थी, और एक तरह से वो मुस्तकिल मेरी खलवत की राजदार थी। फिर वही हुआ जिसका इम्कान था, यानी परसिफून एक दिन आतिश फिशां की तरह फट पड़ी। तुम उसने मुठियां भींचते हुए खूंखार लहजा में कहा, तुमने मुझे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है कि? क्या मतलब परसिफून? तुमने मुझे एक कनीज से भी बदतर समझ लिया? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कनीजें अपना मकाम रखती हैं और तुम अपना। क्या यह बात तैतुसरा के कवानीन के खिलाफ है? क्या एक शहनशाह कनीजों से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता? मैंने तंजिया अंदाज में पूछा, और परसिफून किसी जख्मी सांप की माने तिल मिलाने लगी। जाहिर है वो इस बात का क्या जवाब दे सकती थी, लेकिन मैं भी खामोश न रह सका। तो तुमने जवाब नहीं दिया परसिफून? मैं तुम्हारी राय जानने का ख्वाहिशमंद हूं, लेकिन यह मोहब्बत के खिलाफ है। मोहब्बत नहीं परसिफून, तुम्हारा ख्याल गलत है। मोहब्बत का मसला हमारे तुम्हारे दरमियान कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं रखता। क्या तुम्हारे ख्याल में मैं कोजाल को भूल सकूंगा जो आज भी तुम्हारे पेट में मौजूद है? ओह, तो तुमने इंतकामन तो नहीं। तुमने अपना हक इस्तेमाल किया और मैंने अपना। इसमें इंतकाम की क्या बात है? लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगी। परसिफून, तुम मेरे एक इशारे पर अपनी जिंदगी खो सकती हो, इसलिए शहनशाह है कि के सामने सोच समझ कर बात किया करो। मैं दरबारी लहजे में कहा और मुझे देखने लगी वो। फिर उसने आहिस्ता से गर्दन हिलाई और होंठ बीचती हुई बाहर निकल गई। मैं जानता था कि औरत क्या करेगी और औरत जो कुछ करेगी उसके जवाब में मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं बाखबर था। और बात यूं थी कि बिलाशुबा महल में कनीजों का इजाफा होने लगा था। मेरे वो मद्दाह और जान निसार जो मेरी खुशियां चाहते थे इस तगदो में मसरूफ हो गए थे कि हसीन तरीन लड़कियां मेरे पास लाएं और मेरी कनीजों में शामिल करें। और भला जब एक शहनशाह भी यही चाहे तो कौन उसे रोक सकता है? चुनाचे हसीनों के झुरमट में मैं परसिफून को तकरीबन भूल गया। हाँ, एक दिन हाइपून ने बताया कि परसिफून अब महल में नहीं रहती। तो वो कहाँ गई? मैंने सवाल किया। और उसका बाप भी उसके साथ गायब है। खूब, लेकिन हाइपून इस बात से तुम क्या मकसद लेते हो? मैंने सवाल किया। कुछ नहीं, गालिबन उसका ख्याल होगा कि वो एक बच्चे को जन्म देने के बाद दोबारा तुम्हारे पास आएगी और फिर तुम्हें उसकी परवरिश के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्या यह भी तैतुसरा का कानून है? हाँ, परसिफून का बच्चा ख्वाह उसका जिम्मेदार कोई भी हो, बहर सूरत तुम्हारी औलाद और तुम्हारा जायज वारिस कहलाएगा। मैं किसी गहरी सोच में डूब गया, लेकिन फिर वही मसला सामने आ गया, यानी यहाँ जो कुछ भी होता है मेरी अपनी शख्सियत। लेकिन इसके बाद मैंने खामोशी इख्तियार कर लेना ही मुनासिब समझी। हाँ, अलबत्ता परसिफून एक तवील अरसा तक मेरे नजदीक न आई। जिन हालात में मैं जिंदगी गुजार रहा था वो मेरे लिए गैर तसल्ली बख्श नहीं थे। हाइपून मेरा साथी था और अमूर हुकूमत बआसानी चल रहे थे। अलबत्ता जब भी मुझे एपिटस और परसिफून का ख्याल आता मैं सोचने लगता कि देखिए जब वो नमूदार होते तो कौन कौन से हंगामों के साथ, और बिलाकर वो दिन नहा ही गया जब यह हंगामा निगाहों के सामने था। परसिफून ने एक बच्चे को जन्म दिया था और उसके लिए उसने उमरा को तलब कर लिया था जो हुकूमत में खास हैसियत रखते थे। हाँ, जब उसने उमरा को तलब किया तो उमरा ने मुझसे भी इजाजत तलब की थी और मैंने उन्हें बखुशी इजाजत दे दी। जाहिर है जब इन हालात को मैं कबूल कर चुका तो बाकी मामलात में ख्वाम-ख्वाह टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी। लेकिन जब वो सब वापस आए और उन्होंने मुझे बताया कि परसिफून ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जिसके खदोखाल जंग में रहने वाले उस जानवर से मिलते हैं जो इंसानों की मानिंद होता है, लेकिन उसके बदन पर लंबे लंबे बाल होते हैं और उसका चेहरा इंसानों से मुख्तलिफ होता है। गोया वो बनमानस की बात कर रहे थे। मैं ये सुनकर शशतर रह गया। ये क्या था? वो सब कुछ क्या था? इस सिलसिले की कड़ी थी जिसके लिए मैं परेशान था। न जाने कि उस दिन मुझे फेरोना याद आ गया।
फिरौना की पेश गोइयां याद आई और एक लम्हे के लिए मैं वाकई परेशान हो गया। अगर वो बनमानस की शक्ल है तो फिर मुमकिन है फिरौना की बद्दुआओं का कोई दखल हो। हालांकि मुझे इन बद्दुआओं से बददिल नहीं होना चाहिए था। यह बद्दुआएं मेरा क्या बिगाड़ सकती थी? अगर वो बच्चा बनमानस की शक्ल का था तो इससे मुझे क्या फर्क पड़ना होता था? मेरी औलाद तो थी नहीं, और यूं भी प्रोफेसर तो मुझे औलाद की ख्वाहिश थी और ना ही किसी और चीज़ की। यूं जब भी मैं इस बारे में गौर करता तो एक चीज़ मुझे हमेशा सूकून बख्श थी कि बहर सूरत में इस बात को नहीं भूल सका था कि मैं सलानूस के इस दानिश कदे के जरिए माजी के इस जजीरे तक पहुंचा हूं और यहाँ के मनाजिर देख रहा हूँ। और जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा तो मेरी वही हैसियत होगी जो पहले थी, लेकिन इस जिंदगी में तब्दीली की चाशनी थी। परसिफून जो शायद इस वक्त तक के लिए ही गैर हाजिर हुई थी जब तक कि कोजाल के बच्चे को जन्म न दे ले, बिल्लाखिर मेरे पास पहुंच गई। मुझे उसकी आमद की इतला अपनी ऐशका में मिली थी। उसके साथ उसका बाप एपिटस भी था, लेकिन मैं जानना चाहता था कि खुद परसिफून का उस बारे में क्या ख्याल है। चुनाचे जब वो महल में पहुंचे तो मैंने उनका पुरतबाक अंदाज में इस्तकबाल किया। वो बच्चा उसके साथ नहीं था जो उसने जन्म दिया था। मैंने देखा परसिफून का शबाब ढल चुका था। वो जवानी, वो शादाबी जो उसके चेहरे का खासा थी, मफकूद हो चुकी थी। वो उजड़ी उजड़ी नजर आ रही थी। मेरे होठों पर मुस्कुराहट देकर गालबन वो चिढ़ गई। उसने मुझसे कोई बात न की। मैंने शाह एपिटस की जानिब देखा। शाह एपिटस की गर्दन झुकी हुई थी। मेरे मुअज़्ज़ज़ अजीज, मेरे बुजुर्ग, मेरे मुरब्बी, मैंने एपिटस को सीने से लगाते हुए कहा और फिर उसके शाने पर हाथ रख कर बोला, शाह एपिटस, मैं आपसे तन्हाई में कुछ गुफ्तगू करने का ख्वाहिशमंद हूँ। एपिटस ने अजीब सी निगाहों से मेरी जानिब देखा, फिर अपनी बेटी परसिफून की तरफ। परसिफून के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, जिसका मकसद यह था कि मुझसे होने वाली गुफ्तगू में दखल देना नहीं चाहती थी। सो मैंने कहा, मैं इन तमाम कार्रवाइयों का मकसद जानना चाहता हूँ। एपिटस ने निगाहें उठाकर मेरी जानिब देखा और बोला, मकसद क्या हो सकता है?